बात करते हैं मार्केट आउटलुक पर, थोड़ा लॉन्ग टर्म चर्चा करते हैं। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं वो इस समय मार्केट में क्या रुख रख रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह एक डेटा दिखा रहा था कि 30 साल में पहली बार इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इंडिया की वर्सेस एशिया एक्स जापान। हम 1% ऊपर इस साल और एशिया एक्स जापान 21% ऊपर। 30 साल में नहीं हुआ ऐसा। आपके हिसाब से क्या ये बदल सकता है? क्या हम तैयार हैं एक इस अंडर परफॉर्मेंस को एंड करने के लिए? इस समय व्यू क्या है आपका मार्केट पर? तो मुझे लगता है ये अंडर परफॉर्मेंस ये भी हुआ है कि फॉरेन एफपीआई जिसको हम बोलते हैं, बड़ी मात्रा में उन्होंने इंडिया में निवेश करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट नेट नेट $16 बिलियन इस साल जनवरी से अब तक उनका सेलिंग रहा है। इनफैक्ट अब जो एक साल 12 महीने में देखे तो करीबन $28 बिलियन का सेलिंग आया है। तो मुझे लगता नहीं कि एट दिस पॉइंट मुझे लगता नहीं कि वो वापस इतनी जल्दी आने वाले हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है इंडिया, जहाँ तक इंडिया मार्केट का सवाल है, दो समस्याएं हैं। एक तो हमारा वैल्यूएशन सबसे महंगा है पूरे विश्व में, और दूसरी दूसरी बात, वैल्यूएशन हमेशा महंगा रहा है, लेकिन दूसरी बात जो है वो अर्निंग स्लो डाउन की बात है कि वैल्यूएशन जब हाई रहे और महंगा रहे तो इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं, फॉरेन बाहर के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है वैल्यूएशन महंगा है, हिस्टोरिकली इंडिया में वैल्यूएशंस महंगे रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स फिर भी डबल डिजिट में आ रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, अमेरिका फॉर एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, उनका पहला क्वार्टर इस साल का 2025 की बात कर रहा हूँ, पहला क्वार्टर में S&P 500, मतलब अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ आई ही 12%। दूसरे क्वार्टर में आई 11%, और ये 11% कंसेंसस एस्टिमेट 4% थी, लेकिन आया नेट रिजल्ट आया 11% फॉर सेकंड क्वार्टर। ये हो गई बात। दूसरी आप देखिए एशिया के अंदर, आप देखिए कोरिया। कोरिया में अगले साल 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, 17%, 17% अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट चल रहा है आज की तारीख में। चाइना और ताइवान का 16% है, और हमारा करीबन 12, 13, 14, डिपेंडिंग हु यू टॉक टू, ये मतलब रेंज में है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो आप फॉरेन इन्वेस्टर हो और जहां आपको लग रहा है कि वैल्यू अर्निंग्स ग्रोथ की स्लो डाउन चल रही है, इकोनॉमी इतना पिकअप नहीं दिखा रही है जितना दिखाना चाहिए, जितना वैल्यूएशन जहां पे है वो हिसाब से दिखा नहीं रही है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि लोग दूसरे मार्केट्स में जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जब नमस्कार वो थोड़ा जी। दूसरे मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो हिस्टोरिकली वो स्पेस जो कि एफआई की डोमिनेंस और उनकी लिक्विडिटी के बिना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, दैट्स लार्ज बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, इन पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? देखिए मुझे लगता है कि आने वाले, ये अपना जो सेकंड हाफ है, आज की तारीख में आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ो तो सब लोग बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ भी बेटर, सेकंड हाफ में इकोनॉमी का रिवाइवल आ जाएगा। मुझे भी लगता है कि होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स है, मुझे लगता है जीएसटी के रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए 15 अगस्त को, सही किया है। वो सबसे सही मैकेनिज्म है, क्योंकि टैक्स पेइंग जो कंज्यूमर्स है वो इंडिया के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बहुत कम है। तो जीएसटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हर एक नागरिक को। जो ये जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद भी जो इकोनॉमी में बढ़ावा नहीं आया, तो मुझे लगता है बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लेट अस वेट एंड वॉच कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट कंजम्पशन पे क्या आता है। वो कंजम्पशन का इम्पैक्ट आएगा बैंकिंग पे, एनबीएफसीज पे, हाउसिंग पे, हर एक क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब जीएसटी आप कम करते हो, लोगों के पास सरप्लस इनकम आ जाती है, तो उससे वो क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यही यही अपेक्षा है कि जीएसटी कट्स के बाद गाड़ियां और भी बिकेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हो बैंकिंग का, वो सिर्फ बैंकिंग पे लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये पूरे इंडिया की बात जो मैं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कि ये जीएसटी कट इज सेंट्रल टू द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। ये जो आपने बात की जीएसटी कट की, हालांकि सवाल भी उन्होंने आपसे बैंकों पे पूछा था, ऑब्वियसली उसको आपने कोरिलेट किया, लेकिन जो जीएसटी कट है
उसकी वजह से जिस तरीके के मूव्स हमने ऑटोज़ में देखें, खास तौर से स्पेसिफिकली चाहे आप हीरो मोटो देखें या टीवीएस देखें, कितना मार्केट ने ऑलरेडी अगले 2-3 क्वार्टर की अर्निंग्स को प्रीएम्प्ट कर लिया है, या आपको लग रहा है कि ये स्पेस अभी भी पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होना चाहिए? आपका सवाल आसान नहीं है जवाब देना, क्योंकि आपकी बात सही है कि जीएसटी अनाउंसमेंट्स के बाद काफ़ी स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जब आप ठीक है, आपने जीएसटी कम कर दिया, सही किया। लेकिन इंडिया में जो ओवरऑल टैक्सेशन जो है और गाड़ी की कीमत है, मैं पैसेंजर कार्स की बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ उसमें देखिए तो ये सेम कार जो आप यहाँ खरीदते हैं वो दुबई में आधे दाम में मिलती है। तो वी आर स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और आप देखिए कि जो महंगी गाड़ियां हैं वो फिर भी 40% पे है। और अपना अपने अपना एक ही देश है जहाँ पे 4 मीटर का जो रूल है, जो एक जमाने में किया गया था एक स्पेसिफिक ऑटो कंपनी को के दाम को अच्छा रखने के लिए, लेकिन वो 4 मीटर का रूल दुनिया में, विश्व में किधर नहीं है, तो क्यों लगा रखा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर का जो ओवरऑल मार्केट एक्सपैंड इतने पेस पे नहीं हो रहा है। मतलब जितने लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो टू व्हीलर से गाड़ी का ग्रेजुएशन जो है वो पिछले 5 सालों में हमने अब तक देखा नहीं है। होपफुली ये जीएसटी के बाद उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट मुझे लगता है कि काफी रन अप ऑलरेडी हो चुका है ऑटो स्टॉक्स में। ओके, सब्सटेंशियल रन अप हो चुका है ऑटो स्टॉक्स में। अच्छा सर, अभी बैंकों पे बात हो गई, ऑटो पे बात हो गई, एक दो बास्केट्स और जहाँ पे थोड़ा सा एक कॉल लेने की ज़रूरत है। आई मीन पोस्ट मॉनसून या फिर जब कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी काफ़ी फिर शुरू होती है, पिकअप आता है उसमें। ये कैपिटल गुड्स में, सीमेंट में, इंफ्रा में अभी आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये एक ऐसी थीम है जो कि बहुत प्राइस वाइज बहुत जिसे कहते हैं ना, तीव्र तरीके से रिएक्ट नहीं करती, बट ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। सीमेंट, मोस्ट ऑफ द सीमेंट्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। इस स्पेस पे आपका टेक? सीमेंट में आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि सीमेंट बेसिकली B2C सेक्टर है, B2B सेक्टर है, सॉरी। और अनलाइक एफएमसीजी को पकड़ लो, आप कंज्यूमर स्टेपल्स या डिस्क्रिशनरी को पकड़ लो, B2C सेक्टर है जहां पे कंज्यूमर का जीएसटी का इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट कंज्यूमर में जाता है। लेकिन यहाँ पे सीमेंट इज अ B2B सेक्टर, जहाँ पे समझे आप रियल एस्टेट डेवलपर हो या आप रोड बना रहे हो जहाँ सीमेंट यूज होता है, उसका इम्पैक्ट आएगा और उसका फायदा जो होगा वो कंज्यूमर को नहीं होगा, वो होगा बिल्डर को, कि सीमेंट का दाम इसकी वजह से कम हो गया है और उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जिसमें सीमेंट करीबन 60 to 65%, 65% की कंजम्पशन है, वो मुझे लगता है विल रिमेन स्ट्रांग। लेकिन उसका फायदा विल नॉट पास ऑन नेसेसरली टू द एंड कंज्यूमर, क्योंकि जो रेट चल रहा है मार्केट में घर के लिए, डेवलपर वही मार्केट रेट से घर बेचने वाला है। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कि सीमेंट का दाम थोड़ा कम हो गया तो वो शुड आई पास ऑन टू द कंज्यूमर, वो नहीं होने वाला है। जहां आपने बात की इंफ्रा की, मुझे लगता है अभी भी इंफ्रा में सरकार का रवैया जो है कि सेकंड हाफ में, जो मेरे हिसाब से कि सेकंड हाफ में शायद इंफ्रा में स्पेंडिंग कैपेक्स कम कर दे। मुझे लगता है दे शुड नॉट डू दैट, बट जो प्रेस में आया है कि शायद कम कर दे, तो मुझे लगता है कि दैट मे पोटेंशियली इम्पैक्ट सीमेंट डिमांड। पर आपकी बात सही है, सीमेंट स्टॉक प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, और यहाँ से कितना फायदा हो सकता है, इट्स रियली हार्ड टू एस्टिमेट। ज्यादा अपसाइड नहीं लग रही मुझे। ओके, चलिए बात होगी सीमेंट की। एक स्पेस जहां पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही, फिर इन्फोसिस के बायबैक ने थोड़ा सेंटिमेंट चेंज करा, हालांकि वापस अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो है लार्ज कैप आईटी। और देखिए 3 दिन पहले सबसे बड़ी हेडलाइन बनी थी कि ओरेकल ने एक दिन में पूरी लार्ज कैप इंडियन आईटी जितना मार्केट कैप गेन कर लिया। और एक बहुत शानदार हेडलाइन मैंने देखी कि ओरेकल बाइज द फ्यूचर, इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट। आईटी को लेकर आपका क्या व्यू है इस समय? तो आईटी में हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में, और आप ज़्यादातर काफ़ी लोगों से पूछें फंड मैनेजर्स को, तो दे आर अंडरवेट आईटी। और उसकी मेन वजह यही है कि एआई
और जिस तरह से एआई अपनी अपने अपनी जिंदगी में आ रहा है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि विल द आईटी कंपनीज नीड विल इंडियन आईटी कंपनीज बी रेलेवेंट इन द एज ऑफ एआई? और सवाल मुझे लगता है कि उसका कोई जवाब आज की तारीख में क्लियर नहीं आ रहा है कि इंडियन कंपनीज, आईटी कंपनीज कैसे अडेप्ट करेगी आईटी एनेबलमेंट, सॉरी एआई एनेबलमेंट में। इज दैट अ न्यू अपॉर्चुनिटी लाइक Y2K? आई डोंट नो। लेकिन ये सब मुझे लगता है आज की तारीख में किसी के पास क्लियर जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि आईटी कंपनी के चेयरमैन और सीईओज को भी आज की तारीख में दे डोंट हैव अ फुल आंसर। आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज इवन मोस्ट पीपल विल नॉट नो टुडे। लेकिन एक दो साल में लेकिन उसका भय है, एआई का भय है कि ये बिजनेस, आईटी जो बिजनेस है उसमें रेवेन्यूज काफी गिर सकते हैं। लेकिन कब गिरेंगे उसको 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 5 साल लगेंगे, इट्स हार्ड टू टेल। अच्छा गौतम जी, एक बात बताइए, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स जो लोग कमोडिटीज़ में गए, गोल्ड में, प्रीशियस मेटल्स में गए, जो लोग सिल्वर में गए, इक्विटी का हमारा ना चलना एक तो खल ही रहा है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, और कमोडिटीज़, अगर वो कमोडिटीज़ में अभी तक कमिटेड हैं तो आपको क्या लगता है कोई ज़रूरत है अभी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, या फिर इन दो प्रीशियस मेटल्स की तेज़ी को अभी भी खेलना चाहिए, प्ले करना चाहिए, स्टे कमिटेड है? आई वुड से स्टे कमिटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी मेटल्स पे मेरा इतना खास व्यू नहीं है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में कमिटेड रहना चाहिए। और आपने जो बात की वो सही बात है कि आज की तारीख में आप देखिए कि ईयर टू डेट जनवरी से अब तक करीबन $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है, निवेश आया है इन द इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के। और ये भी नया रिकॉर्ड रहा है, मतलब लिटरली 9 महीने के अंदर इतना 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 भारी पैसा आया है थ्रू दीज टू एंटिटीज। लेकिन ये भी है कि जो ये अंडर परफॉर्मेंस जो मार्केट का है, अभी ना आप देखिए आज की तारीख में पिछले 1 साल में इंडिया डॉलर रिटर्न ऑफ द मार्केट हैज बीन ओनली 1%। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा देर चलेगा तो शायद ये जो जिस तरह से पैसा हर महीने आ रहा है थ्रू सिप्स, थ्रू थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज, वो शायद कम हो जाए और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा मार्केट पे इफ एफपीआईज कंटिन्यू टू सेल। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक और यू। अपना समय देने के लिए। आगे बढ़ते